जय हिंद दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका प्यारा दोस्त कन्हैया जी। मैं आप सभी दोस्तों के लिए लेकर आ गया हूं क्लास 10 साइंस कक्षा 10वीं विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि 2022 एग्जाम के पेपर में आ सकते हैं। 2022 के एग्जाम पेपर में आ सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आप पक्का एग्जाम में साइंस पेपर में बात करूँ, साइंस सब्जेक्ट में आप टॉप कर जाएंगे। रट लो, इसी में से आएगा 100%। जितने भी टॉपिक बताऊंगा उसमें से ही आएगा। 100% का दावा दे रहा हूँ, 100% का इसी में से आएगा। इसलिए जो आपका पेपर होता है 70 मार्क्स का होता है, उसमें से आप 70 में 70 ला सकते हैं दोस्तों। इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आपके जो सिलेबस में है कुल 15 चैप्टर। कितने चैप्टर हैं? 15 चैप्टर है आपके सिलेबस में, जो कि 5 यूनिट में बटा हुआ है। कितने यूनिट में? 5 यूनिट में बटा हुआ है। जिसमें से पहली यूनिट को हम देख रहे हैं, किसी पहली यूनिट को, जो कि आपके एग्जाम में 20 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। कितने मार्क्स का? 20 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है या पूछा जाता भी है। तो देखिए, चलिए हम इस इकाई को देख लेते हैं। इसमें कितने महत्वपूर्ण टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो चैप्टर का नाम है रासायनिक अपक्रियाएं। क्या नाम है? रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण। चैप्टर का नाम पहला है। तो इसमें से जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है मैं आपको बता दे रहा हूँ। बाकी इसमें देखिए सिलेबस क्या है। रासायनिक समीकरण आपको पढ़ना है, रासायनिक समीकरण भी पढ़ लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। संतुलित रासायनिक समीकरण, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। संतुलित रासायनिक समीकरण, इसके तात्पर्य क्या है कि संतुलित रासायनिक समीकरण तात्पर्य क्या है, इसका अर्थ क्या है। और संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार आपको देखना है। जैसे संयोजन अभिक्रिया, ये वाला तो एकदम इम्पोर्टेंट, इसे 3 स्टार बना लीजिए गाइस, 3 स्टार बना लीजिए, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। अपघटन अभिक्रिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे आप बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप 3 स्टार दे दीजिएगा गाइस, 3 स्टार। द्विविस्थापन विस्थापन अभिक्रिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। अवक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण, ये सभी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। उपचयन अपचयन, ये दोनों को मिला देते हैं तो रेडॉक्स अभिक्रिया बन जाती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। दोनों इंपॉर्टेंट है, रेडॉक्स, उपचयन अपचयन, ये सभी इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं। इसलिए ये वाला जो है यहाँ से देखिए गाइस, यहाँ प्रकार से देखिए, संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उपचयन अपचयन, रेडॉक्स जिसे बोलते हैं, और अभिक्रिया, ये सभी अभिक्रियाओं को जितने हम बोले, संयोजन, अपघटन, वियोजन, विस्थापन, अवक्षेपण, उदासीनीकरण, उपचयन अपचयन, ये सभी अभिक्रियाओं को एक जगह आप लिख लीजिए और उसी का आप डेली रिवीजन करिए। कल आपका पेपर भी है, इसलिए आप इन सभी अभिक्रियाओं को आज ही कंप्लीट कर लें। हमारा दूसरा चैप्टर है अम्ल क्षारक तथा लवण। क्या नाम है? अम्ल क्षारक तथा लवण। दूसरे चैप्टर का नाम है अम्ल क्षारक तथा लवण। देखिए इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ही मिलता है आपका क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस और हाइड्रोक्साइड माइनस आयनों के आधार पर आप अम्ल, किसका? अम्ल, क्षारक या क्षार तथा लवण की परिभाषाएं देना है, उनका सामान्य गुणधर्म देखना है, उदाहरण और उपयोग, और पीएच पैमाना। ये देखिए यहाँ से जो था, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन में आ सकता है, जो कि 7 मार्क्स का हो सकता है। कितने मार्क्स का? 7 से 4 मार्क्स का हो सकता है गाइज। इसलिए ये वाला जो है इसको भी 2 स्टार दीजिएगा। कितने स्टार? 2 स्टार दे दीजिएगा। और पीएच पैमाना के आधार पर भी, पीएच पैमाने की अवधारणा भी आ सकती है। क्या? पीएच पैमाने की अवधारणा भी आ सकती है।
लघुगणक से संबंधित परिभाषा आवश्यक नहीं है। देखिए लघुगणक से जो परिभाषा उदाहरण है इसकी, ये आवश्यक नहीं है, लेकिन पीएच पैमाना की अवधारणा आती है। इसके आधार पर पीएच पैमाना जो है दैनिक जीवन में उसका उपयोग क्या है, पीएच का महत्व क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से लेकर ये पीएच पैमाना की अवधारणा इंपॉर्टेंट है और इसका महत्व क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की विधि और उपयोग। ये दोनों बहुत ही, ये जितने भी हम बोले सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सभी इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसे 100% फिक्स करके जाइएगा दोस्तों। कितने परसेंट? 100% की यही श्योर आएगा। इसमें से एक आता है सबसे ज्यादा प्लास्टर ऑफ पेरिस, विरंजक चूर्ण आता है। सबसे ज्यादा क्या आता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, विरंजक चूर्ण आता है। तो आप इस दूसरे चैप्टर में बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस से एकदम बारीकी से तैयार करके जाइएगा, विरंजक चूर्ण वाला भी और बेकिंग सोडा वाला, धावन सोडा और पीएच का महत्व, ये सभी क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको तैयार करके जाइएगा दोस्तों। देखिए थर्ड चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका है गाइज। थर्ड चैप्टर जो है ये भी यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए थर्ड चैप्टर क्या है? धातु अधातु, धातु अधातु या उपधातु, इसमें भी जोड़ सकते हैं धातु अधातु एवं उपधातु। इसमें सक्रियता श्रेणी, अगर आप इसे ठीक से पढ़ेंगे सक्रियता श्रेणी तो इसमें बहुत से इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन मिलेंगे। इसलिए इसको सक्रियता श्रेणी जो है इसको पढ़ कर जाइएगा। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सबको याद करके जाइएगा। और धातु कर्म इसको भी रट के जाइएगा। ये इसको 3 स्टार दीजिए गाइस, 3 स्टार, 3 स्टार, कितने स्टार? 3 स्टार गाइस। और आधारभूत विधियां, संक्षारण और उसका रिवाण, ये भी आपको रट कर जाना है। बहुत इंपॉर्टेंट सभी है, जितने हम बता रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा आप यहाँ पर मिश्र धातुएं और उसके संगठन, एग्जाम्पल और उपयोग, मिश्र धातुओं के, मिश्र धातुओं के, किसके? मिश्र धातुओं के संगठन, उपयोग याद करके जाइएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन बनते हैं अंतर वाला। क्या? अंतर वाला। जैसे अंतर वाला क्या है? जैसे आपका हो गया गालक और धातुमल में अंतर। जैसे क्या हो गया? गालक और धातुमल में अंतर, गालक और धातुमल में अंतर पहला हो गया अंतर हमारा। दूसरा अंतर आता है हमारा निस्तापन और भर्जन में अंतर, निस्तापन तथा भर्जन में अंतर। और आपको 2 से 3 आपको एकदम रट के जाना है गाइज। और धातु कर्म में आपको क्या कर रट के जाना है? निस्तापन, भर्जन, प्रगलन, गालक, ये रट के जाना है। और इसके अलावा भी आपको कॉपर के अयस्क वाला आपको रट के जाना है। अयस्क वाला उदाहरण और अयस्क के सभी परिभाषाएं आपको रट के जाना है। देखिए हमारा अगला चैप्टर आता है कार्बन वाला। कौन सा चैप्टर? कार्बन वाला आपका चैप्टर जो कार्बनिक यौगिक है, कार्बन एवं उसके यौगिक वाला, कार्बनिक यौगिक है। इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन 2 नंबर का होता है IUPAC वाला। क्या वाला? IUPAC नॉमेनक्लेचर वाला जो है आपका प्रश्न, इसमें से ही पूछा जाता है, जो कि 11वीं, 12वीं और 12वीं में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और बच्चे इसे समझ नहीं पाते हैं गाइज, इसी से इसलिए कक्षा 10वीं में आपका ये दिया गया है। कितने में? कक्षा 10वीं में आपके कोर्स में दिया गया है, इसीलिए ताकि बच्चे समझे। देखिए इसमें आपको सहसंयोजी आबंध याद कर आना है। सहसंयोजी आबंध और कार्बन की सर्वोत्तर प्रकृति, इसको तो एकदम रट के जाइएगा। कार्बन की सर्वोत्तर प्रकृति पर टिप्पणी लिखिए। एक बार आया था जब हम लोग पढ़ रहे थे, इसको स्टार लगा लीजिए। अब की बार भी आएगा, पिछले साल भी आया था।
समजाती श्रेणी ए बी वाला ए समजाती श्रेणी भी बहुत बार आ चुका है गाइस। प्रक्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों ए हाइड्रोजन, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्केन, एल्काइन की नाम पद्धति अर्थात नॉमेनक्लेचर, हेलोजन का, एल्कोहल का, कीटोन का, एल्डिहाइड का, किसका एल्डिहाइड का, और आपको एल्केन, एल्काइन सभी का नाम पद्धति में आपको रट कर जाना है अर्थात नॉमेनक्लेचर आपको आना चाहिए, क्योंकि इसमें से कोई भी आ सकता है। जैसे आपका एक मैं नॉमेनक्लेचर दे रहा हूँ, आप इसे बताइएगा करके क्या सही है इसका। जैसे हमारा है CH4, इसे कोई बच्चा कमेंट में लिखेगा C2H6, C2H6 और है हमारा अगला C2H4। सभी बच्चे इसे कमेंट में तीनों को बताएंगे नॉमेनक्लेचर करके। पहले आप इसे नॉमेनक्लेचर सीखेंगे, फिर उसके बाद हमको बताएंगे कि आपको आने लगा या नहीं। जिसका भी सही रहेगा उसे मैं हार्ट दूंगा, क्या दूंगा, हार्ट दूंगा कमेंट में अगर करेंगे तो आप। देखिए अगला हमारा जो आता है संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों में अंतर। सबसे इम्पोर्टेंट गाइस 2020 में आया था संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों में अंतर। और ये यहाँ से आपका बहुत इंपॉर्टेंट चलता है कि कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म जैसे दहन हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, संकलन, प्रतिस्थापन, एथेनॉल, एथेनोइक अम्ल, इनका गुणधर्म और उपयोग याद करना है। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से है कि कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणधर्म आपको याद करने आना है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आता है प्रतिस्थापन अपक्रिया। सबसे इंपॉर्टेंट प्रतिस्थापन अपक्रिया 3 स्टार मान लीजिए, हर साल पूछा जाता है, हर साल पूछा, हर वर्ष में पूछा गया है। प्रतिस्थापन अपक्रिया कैसे कहते हैं, ऑक्सीकरण अपक्रिया कैसे कहते हैं, संकलन अपक्रिया कैसे कहते हैं, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, प्रतिस्थापन अपक्रिया। क्या, प्रतिस्थापन अपक्रिया। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे आते हैं साबुन और अपमार्जक। साबुन, साबुन किसे कहते हैं, इसे किस प्रकार बनाया जाता है और इसकी विधि कौन सी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपमार्जक की भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी विधि और इसका सूत्र क्या है, इन दोनों का सूत्र क्या है, ये सभी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट गाइस। इसका भी 3 स्टार लगा लीजिएगा, इसका भी 3 स्टार लगा लीजिए। हमारा अगला चैप्टर आता है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण कौन सा चैप्टर है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आता है। इसमें से ज्यादातर आपके दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन आते हैं जो कि 4 मार्क्स के लिए होते हैं, कितने मार्क्स के, 4 मार्क्स के। तो इसमें आपको आधुनिक आवर्त सारणी रटना है। किसको, आधुनिक आवर्त सारणी के मूल के नियम, आधुनिक आवर्त सारणी के नियम याद करना है। और बाकी इसमें आप वर्गीकरण आवश्यकता भी रट सकते हैं, क्योंकि इससे ही आप यहाँ पर आ पाएंगे। मेंडलीव की आवर्त सारणी याद करना है आपको, इसके नियम याद करना है, इसने क्या आधार माना था, ये सभी को आपको रटना है। गुण में उन्नयन, संयोजकता याद करना है, परमाणु क्रमांक याद करना है, धात्विक तथा अधात्विक गुणधर्म इन दोनों को याद करना है। धात्विक और अधात्विक गुणधर्म, ये सभी परमाणु क्रमांक भी याद करना है। पूछ लेता है कि स्कैंडियम, बताइएगा गाइस इसको कि इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, आप इसे कमेंट में बताइएगा, कमेंट में बताइएगा गाइस। अगर जिसका सही रहेगा उसके में हार्ट दूंगा, क्या दूंगा, हार्ट दूंगा। हमारी इसमें इकाई आती है 2 इकाई मतलब जिसमें से 5 इकाइयां हैं आपके क्लास 10 में, जिसमें से इकाई नंबर 2 आते हैं। इसमें भी आपके 3 चैप्टर रखे गए हैं। कितने चैप्टर, 3 चैप्टर। 4 चैप्टर थे बट एक चैप्टर आपके 30% सिलेबस में कट गया है। तो इसमें से पहला चैप्टर है जैव जगत। जैव जगत, देखिए इसमें से
जो बायोलॉजी है, इसमें से ये जो चैप्टर है इसमें से आपको 20 मार्क्स आएगा। कितने मार्क्स? 20 मार्क्स का आएगा। और जो हमारा जो पहला यूनिट था उसमें भी 20 मार्क्स का था। इसमें 3 ही चैप्टर पढ़ने थे, उसमें 5 चैप्टर पढ़ने थे, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए 3 चैप्टर में आपका 20 मार्क्स 20 अंक क्लियर हो जाएगा। तो ये वाला जो यूनिट है इसको जल्दी क्लियर करिए, इसको पूरा रट डालिए। इसमें पहला हमारा चैप्टर है जैव प्रक्रम। इसमें आपको रटना क्या है समझिए। इसमें आपको रटना है कि सजीव क्या होते हैं, उनमें पोषण कैसे होता है, श्वसन कैसे होता है, परिवहन कैसे होता है, उत्सर्जन, मूलभूत अवधारणा, इन सब को पढ़ेंगे। श्वसन पोषण आगे पढ़ेंगे, उसके बाद श्वसन, उसके बाद परिवहन, उसके बाद उत्सर्जन, इन सब को पढ़ेंगे। तो इसमें से ही आपको इतने प्रश्न मिलेंगे कि कभी आपने सोचा नहीं होगा कितने प्रश्न हमको मिल गए, कभी आपने सोचा नहीं होगा गाइस। ये जैव प्रक्रम जो चैप्टर है ये बहुत बड़ा चैप्टर है। अगर आप पढ़ेंगे बारीकी से, हर एक टॉपिक को पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा चैप्टर है। तो इसमें से आपको पोषण पढ़ना है। तो इसमें से क्या आ सकता है, पोषण में आपका परपोषी, विषमपोषी, स्वपोषी, यानी परपोषी, स्वपोषी एवं परपोषी में अंतर बताइए। स्वपोषी परपोषी में अंतर बताइए। और आपका आ सकता है इसमें श्वसन के में स्वच्छोवास और श्वसन में अंतर बताइए, स्वच्छोवास और श्वसन में। और बहुत आ सकते हैं। इसके अलावा धमनी शिरा में अंतर, परिवहन में फ्लोएम जुलोएम, जाइलम फ्लोएम में अंतर बताइए। और उत्सर्जन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपका चित्र आता है। इसमें से आपका क्या आता है, चित्र आता है। पोषण से आपका चित्र आता है, उत्सर्जन से आपका चित्र आता है। तो उत्सर्जन में आपको यकृत के कार्य सबसे इंपॉर्टेंट, क्या यकृत के कार्य। और कूपिका विक्काणु में अंतर, कूपिका विक्काणु में अंतर आप लिख लीजिए गाइस, इसे अपने पेज पर अपने कॉपी में लिख लीजिए। कूपिका विक्काणु में अंतर, और रुधिर और लासिका में अंतर, और वाष्पोत्सर्जन का महत्व आपको रटना है। और विक्राणु की रचना, कार्यविधि, मानव का हृदय चित्र और उसकी संरचना का सचित्र वर्णन आपको बताना है। और इसमें पोषण में आपको अग्नाशय आप जानते हैं कि अमाशय के नीचे ही होता है और छोटी आंत के ऊपर या बगल में होता है। अग्नाशय से स्रावित होते हैं कितने रस, 3 रस। उनके कार्य लिखना है, उनका नाम लिखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जैव प्रक्रम को आप एकदम बारीकी से पढ़िएगा गाइस, एकदम बारीकी से पढ़िएगा। अगला हमारा चैप्टर आता है प्रजनन। क्या आता है, प्रजनन। देखिए ये जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपका 7 मार्क्स का, कितने मार्क्स का, 7 नंबर का क्वेश्चन आता है। कितने नंबर का, 7 नंबर, अर्थात दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन आता है। इसमें आपको पढ़ना क्या है, इसमें आपको पढ़ना जंतुओं या पौधों में प्रजनन, यानी जो प्रजनन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, जंतुओं में किस प्रकार होता है, पौधों में किस तरह होता है। पौधों में अगर बात करें तो कायिक जनन, कायिक प्रवर्धन, इसे रट लीजिएगा। ये 2019 से लगातार आ रहा है आपके, 2019 से लगातार आपका आ रहा है। 20 में भी आया है, 21 में आता लेकिन पेपर नहीं हुआ, 22 में जरूर आएगा गाइस। चाहे यूपी हो, चाहे एमपी हो, चाहे कोई भी प्रदेश हो, वहां पर आपका 2022 में ये वाला प्रजनन वाला, कायिक जनन वाला आएगा कि पौधों में कायिक जनन किस प्रकार होता है, जिसे बोलते हैं जंतुओं में लैंगिक जनन, पौधों में अलैंगिक जनन। प्रजनन स्वास्थ्य आवश्यकताएं, इसको भी आपको रटना है। परिवार नियोजन की विधियां रटना है कि आप अपने परिवार को, ये बहुत इंपॉर्टेंट, परिवार नियोजन की विधियां आप पढ़े होंगे कि बच्चों की संख्या को सीमित करना ही परिवार नियोजन कहलाता है। इसको आपको 4 स्टार लगा देना है गाइस, 4 स्टार, यानी कहने बोले फिक्स है, आपको लिख देना फिक्स, आपको कर जाना है, एकदम फिक्स करके जाना है परिवार नियोजन की विधियां को। और सुरक्षित यौन एवं HIV एड्स, ये सबको, इन एड्स की रोग कैसे होती है,
हमारी यौन संचरण से होती, किससे? यौन संचरण से, एड्स का रोग। और जनन स्वास्थ्य भी आपको रट कर आना है गाइस, जनन स्वास्थ्य भी आपको रट कर आना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ए वाला चैप्टर, ए वाला चैप्टर और ए वाला चैप्टर। तो हम अगला चैप्टर देखते हैं, अनुवांशिकता, अनुवांशिकता और जैव विकास। इसमें से आपका 7 नंबर का क्वेश्चन आता है। कितने नंबर का? 7 नंबर का क्वेश्चन आता है गाइज। कितने नंबर का? 7 नंबर का। तो अनुवांशिकता और जैव विकास में आपको पहले पढ़ना अनुवांशिकता किसे कहते हैं, अनुवांशिकता किसे कहते हैं। अगर इसमें और देखिए प्रश्न इसमें बन सकते हैं कि आप पादपों में निषेचन किस प्रकार कराएंगे, परागण, परागकोश और पौधों में जनन, उसका चित्र, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। ये भी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम इसमें फिर इसमें आ सकते हैं अनुवांशिकता एवं जैव विकास में कि अनुवांशिकता आपको रटना है। मेंडल का योगदान, मेंडल योगदान क्या किस आधार पर दिया? अपने 3 नियम के आधार पर दिया। अपने उन्होंने प्रयोग किया और उन्हीं प्रयोगों के आधार पर उन्होंने 3 नियम दिया, जिन्हें कहा गया वंशागति के नियम। ये भी आपका 7 नंबर में, कितने नंबर? 7 नंबर में, 4 नंबर में, 2 नंबर में पूछा जाता है। अनुवांशिकता के जनक कौन है? इसको रट लीजिएगा, मेंडल है। कौन है? मेंडल है। और लिंग निर्धारण, ए भी आता है, लिंग निर्धारण, ए वाला और ए वाला, परिवार नियोजन वाला, परिवार नियोजन की विधियां और लिंग निर्धारण, ये फिक्स करके जाइएगा गाइस, अर्थात 4 स्टार देकर जाइएगा, 4 स्टार देकर जाइएगा और इसे रट कर जाइएगा। संक्षिप्त परिचय देना है और विकास की मूलभूत संकल्पना, विकास अर्थात जिसे बोलते हैं इवोल्यूशन, विकास कैसे होते, जैसे मान लीजिए हम इतने बड़े थे, यानी बच्चे थे और बड़े हो गए, जैसे आप देख सकते हैं आप 1 में पढ़ रहे थे, 2 में आए, 3 में आए, 4 में आए, इस प्रकार का विकास होता है। इस समय आप 10 में है, कुछ समय बाद 11 में, कुछ समय 12 में, कुछ समय बाद और कुछ करेंगे। ये सभी क्या है? आपका इवोल्यूशन है, आपका विकास हुआ है। क्या है? आपका विकास हुआ है। तो आप इसको भी रट लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको इसलिए रट लीजिएगा। हमारी थर्ड जो यूनिट है ये हमारी फिजिक्स के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत? फिजिक्स के अंतर्गत, फिजिक्स के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत गाइस? फिजिक्स के अंतर्गत आती है। और इसमें क्या होता है? प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। फिजिक्स में किसका अध्ययन? प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। देखिए ए वाला जो है, इसमें पहला चैप्टर प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन। जो प्रकाश का परिवर्तन है उसमें प्रकाश के परिवर्तन के नियम कभी कभी 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें से देखिए न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आते हैं। क्या आता है? न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आते हैं, न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आते हैं। और जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप इसको समझेंगे नहीं, तब तक न्यूमेरिकल नहीं लगा सकते हैं। तो इसलिए प्रकाश के परिवर्तन इसको पढ़िएगा और इसमें जितने भी न्यूमेरिकल है उस सबको कर लीजिएगा। गोली दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, गोली दर्पणों जब पढ़ेंगे तो उसमें एक आपको मिलेगा अवतल दर्पण। क्या मिलेगा? अवतल दर्पण। तो उसमें से आपको क्या करना है? जितने भी उससे प्रतिबिंब बन सकते हैं, 6 बनते हैं गाइस, 6, उसमें से आपको सभी एकदम फिक्स करके जाना है, सभी आपको रट कर जाना है। वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, फोकस दूरी, दर्पण सूत्र, निगमन नहीं। आपको दर्पण सूत्र निगमन नहीं ध्यान देना है, आपको वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, फोकस दूरी, ये जब तक नहीं पता होगा जब तक आप इसका चित्र भी नहीं बना पाएंगे, प्रतिबिंब। इसलिए आप इसको आगे पढ़िए, फिर इसके बाद आप प्रतिबिंब बनाना सीखिए, जिससे आपका ये जो है 12 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का? 12 नंबर का आता है, जिससे आपका 12 नंबर क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। अगर आप देखेंगे इसमें प्रकाश का परिवर्तन था अपवर्तन है। प्रकाश का हम समझ लीजिए कि परिवर्तन ये वाला समझ चुके हैं, इसमें ज्यादा क्वेश्चन है, इसमें न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। अपवर्तन भी उसी तरह है, लेकिन इसमें स्नेल का नियम, जो कि अपवर्तन का नियम है, इस 2 अपवर्तन के नियम होते हैं, एक स्नेल का नियम, एक और होता है जो आप पढ़ेंगे। आप जो स्नेल का नियम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें आप 2 स्टार लगा लीजिए गाइस, 2 स्टार लगा लीजिए।
अपवर्तनांक आपको पढ़ना है, अपवर्तनांक भी पढ़ लेना है। गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन पढ़ लेना है। गोलीय लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, किसके द्वारा? गोलीय लेंस के द्वारा। जो गोलीय लेंस होते हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। जो उत्तल लेंस होता है उसमें 6 स्थितियां बनती है, तो आपको उत्तल लेंस वाला एकदम फिक्स करके जाना है, एकदम रट के जानना है। और बनाने के नियम, लेंस सूत्र व्युत्पत्ति नहीं आवश्यक, लेंस सूत्र पर आप ध्यान नहीं दीजिएगा, केवल तो केवल आपको ध्यान देना है किस पर? प्रतिबिंब बनना, किसके द्वारा? उत्तल लेंस के द्वारा। अवतल नहीं, अवतल दर्पण में आपको देना है, उत्तल लेंस इसमें देखना है। अगला हमारा चैप्टर आता है मानव नेत्र में। देखिए मानव नेत्र में जो होता है, इसमें दूर दृष्टि, निकट दृष्टि, दोष, उसका निवारण बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। दोष और निवारण बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि लेंसों के कार्य लिखिए। क्या लिखिए? लेंसों के कार्य। तो मानव नेत्र में लेंस का कार्य क्या होता है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। मानव नेत्र का अगर चित्र आप नहीं समझ पाए हैं तो मैं आपको आने वाली वीडियो में एकदम समझा दूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको जो बता रहा हूँ इसको रिवीजन भी कराऊंगा गाइस। जितने भी यहाँ पर टॉपिक दिख रहे हैं आपका, सभी मैं आपको एक एक वीडियो में एक एक घंटे, 2-2 घंटे, जितने भी बन सकते उसी में वीडियो बनाऊंगा मैं। इसलिए इस वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि मैं वीडियो बनाऊँ आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। दृष्टि दोष देखिए गाइस, दृष्टि दोष एवं उसका निवारण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दृष्टि दोष वाला गोलीय दर्पण तथा लेंसों का अनुप्रयोग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गोलीय दर्पण और लेंस का उपयोग, अनुप्रयोग आ जाता है कि आप समतल दर्पण की अपेक्षा आप पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण क्यों लगाते हैं? तो उत्तल दर्पण क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये बहुत बड़ा होता है, आप पढ़ेंगे, जिससे कि इसमें बहुत ज्यादा क्या आ जाता है, क्षेत्रफल आ जाता है, जिससे बहुत ज्यादा चित्र बनने लगता है। इसलिए क्या है, उत्तल दर्पण अधिक उपयोगी होता है। ये अनुप्रयोग ही है, इसका उपयोग है। लेंस का भी उपयोग भी कर लेना है आपको। अब अगला हमारा चैप्टर आता है, या अगला हम टॉपिक देखें तो प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन देखना है। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन देखना है, तो इसमें प्रकाश का अपवर्तन देखना है जिसे बोलते हैं, और प्रकाश का विक्षेपण देखना है। क्या? प्रकाश का विक्षेपण। देखिए विक्षेपण में आपको मिलेगा वर्ण विक्षेपण। क्या मिलेगा? वर्ण विक्षेपण। क्या मिलेगा? वर्ण विक्षेपण। वर्ण और विक्षेपण। तो जो वर्ण विक्षेपण है ये आपको 6 या 7 या 4 मार्क्स में आपको मिल ही जाता है, इसलिए आप इसको भी फिक्स करके जाइएगा। हमारी अगली जो यूनिट है 4 है। क्या यूनिट है? 4, जो कि 13 नंबर के लिए पूछा जाता है। इसमें विद्युत के बारे में हम पूरा पढ़ते हैं। किसके बारे में? विद्युत के बारे में पूरा पढ़ते हैं। किसके बारे में? विद्युत के बारे में। इसमें आपको विद्युत धारा, विभवांतर, विद्युत धारा, ओम का नियम। देखिए हमारा सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है ओम का नियम। किसका? ओम का नियम और उसका सत्यापन। प्रतिरोध, प्रतिरोधकता कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, ये भी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिरोधकता कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, ये वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट गाइस, ये वाला। और प्रतिरोधों का संयोजन, ये भी इंपॉर्टेंट लेकिन उतना नहीं। इससे आपको न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछ जाते हैं, इससे आपको न्यूमेरिकल बहुत मिलेंगे, लेकिन आपका यहाँ पर थ्योरी नहीं मिलेगी गाइस, थ्योरी नहीं मिलेगी। श्रेणी क्रम, समांतर क्रम जानते ही हैं। और विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, यहाँ से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत शक्ति P, B, I तथा R में समांतर संबंध। P क्या है यहाँ पर हमारा, आप जानते ही हैं। V भी आप जानते हैं, I एम्पियर है, R रेजिस्टेंस है अर्थात प्रतिरोध है, ये सब आप जानते हैं। इनमें क्या संबंध बताना है। और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 7 नंबर का गाइस, 7 नंबर की, इसमें से 4 से 5, 2 से 3 है, सॉरी 2 से 3 यहाँ पर आपके क्वेश्चन है। विद्युत मोटर और आपका एक और है विद्युत जनित्र। क्या था? विद्युत जनित्र। इसमें भी 2 है, दिष्ट धारा जनित्र और प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। ये क्या है? ये 7 नंबर की गाइस। कितने नंबर? 7 नंबर की गाइस है। इसलिए बहुत से बच्चे सोचते हैं कि यार बहुत कठिन है, रटना पड़ता है। रटना को नहीं पड़ता, आप बस उसको पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र, क्षेत्र रेखाएं किसी विद्युत धारा वाही चालक के कारण
चुंबकीय क्षेत्र, इसको भी रट जाना, चुंबकीय क्षेत्र वाला भी, ये चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है कभी कभी। और परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारा वही चालक का बल, फ्लेमिंग के, ये देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, इसको आपको रट के जाना है। इसको आप 2 स्टार दे सकते हैं, 2 स्टार फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। और विद्युत मोटर आप इसे फिक्स करके जाइएगा, फिक्स करके। और वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसको भी रट के जाइएगा। इसमें आप 3 स्टार लगा लीजिए, कितने 3 स्टार लगा लीजिएगा, 3 स्टार। और प्रेरित विभवांतर, इसमें भी आप लगा लीजिएगा। प्रेरित विद्युत धारा, इसमें भी लगा लीजिए। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, इसको भी आप लगा लीजिएगा। विद्युत जनित्र, इसको भी आप पढ़ के जाइएगा। विद्युत जनित्र, इसको भी आप पढ़ के जाइएगा। दिष्ट धारा जनित्र, इसको भी। प्रत्यावर्ती धारा आवृत्ति, ये हमने आपको फिर से बता दे रहे हैं कि कौन इसमें इम्पोर्टेंट ज्यादा है। इसमें आपको विद्युत मोटर वाला, फ्लेमिंग के बाएं और दाएं हाथ का नियम, इसको रट के जाना है। और आपको विद्युत जनित्र, दिष्ट धारा जनित्र और प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, ये तीनों जो है आपको एकदम फिक्स करके जाना है। फिक्स यानी 100% इसको पढ़ कर जाना है। जिस दिन होगा पेपर उस दिन, और आज है तो आज, कल है तो कल, यानी उससे पहले भी और उस दिन भी पढ़ना है आपको। तो गाइस हमारी 5वीं जो यूनिट है वो जो कि 5 मार्क्स के लिए, कितने 5 अंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट करके जाइएगा। इसको भी आपको पढ़ कर जाना है। बहुत से बच्चे क्या होते हैं, वो ये वाला ध्यान नहीं देते, वो जितने भी जिसमें जो मतलब वो जो कठिन है उसको खूब पढ़ते, इतना पढ़ते हैं, उसमें ला लेते हैं, लेकिन 5 नंबर जो है उनका छूट जाता है, क्योंकि इसमें आप ध्यान नहीं देते। बोलते हैं कि यार ये बहुत पढ़ने वाला है, बहुत रटने वाला है, इसमें हम कहाँ रट पाएंगे, कहाँ देख पाएंगे। तो बच्चे क्या है, नहीं पढ़ते हैं। तो आप इसे पढ़ कर जाइएगा, आप ये भूल मत करिएगा। 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बहुत मायने रखता है। 1% का दावा रखता है गाइस, 1% का। तो आपको प्राकृतिक संसाधन, इसमें पहला चैप्टर है प्राकृतिक संसाधन। तो इसके अंतर्गत क्या है, ऊर्जा के स्रोत, ये भी बहुत बड़े। इसमें देखिए, इसमें से 1 मार्क्स का और 7 नंबर का, 1 मार्क्स का 7 नंबर का, लगभग 4 मार्क्स के भी आ सकते हैं। तो ऊर्जा के विभिन्न रूप आपको पढ़ लेना है। ऊर्जा के परंपरागत तथा गैर परंपरागत स्रोत पढ़ लेना, जो कि आप सोशल साइंस में पढ़े होंगे। जीवाश्म ईंधन पढ़ लेना। देखिए जीवाश्म में आता है कि जीवाश्म में क्या है, ये कैसे बनते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ईंधन आपको फ्यूल पढ़ लेना है। सौर ऊर्जा, पवन, जल तथा ज्वारीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, नवकरणीय अनवीकरणीय ऊर्जा की तुलना, ये सभी क्या पढ़ लेना है आपको। हमारा पर्यावरण, इसको भी आपको क्या करना है, पढ़ लेना है। पर्यावरणीय समस्याएं, इसको पढ़ना है। अपशिष्ट का उत्पादन कैसे होता है, इसको पढ़ना है। तथा निवारण पढ़ लेना। अपशिष्ट ये क्या है, इसमें से जो है हमारा पर्यावरण जो है, ये वाला जो है, ये 100% उम्मीद होता है कि कचरा प्रबंधन अर्थात अपशिष्ट उत्पादन, ये वाला क्या है, बहुत बार आ चुका है। अपशिष्ट प्रबंधन, ये बहुत बार आ चुका है गाइस, बहुत बार आ चुका है। अपशिष्ट प्रबंधन, अपशिष्ट उत्पादन, निवारण, उसका भी करना है। जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ को आपको पढ़ना है। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन आपको पढ़ना है गाइस। किसका, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। देखिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण आपको पढ़ना है, उसका संरक्षण कैसे करेंगे, तथा उचित उपयोग। वन तथा वन्य जीवन, कोयला तथा पेट्रोलियम का संचालन आपको पढ़ना है। वन प्रबंधन में लोगों की भागीदारी के उदाहरण, बांध, उपयोगिता तथा सीमाएं, जल संग्रहण, प्राकृतिक संसाधनों का संपोषण। देखिए इसमें आपको पढ़ना इतना है, लेकिन आपको इम्पोर्टेंट क्या है उसको बता रहे हैं। अपशिष्ट उत्पादन पढ़ लीजिएगा गाइस, किसको, अपशिष्ट उत्पादन को पढ़ लीजिएगा। और आप यहाँ पर पेट्रोलियम जीवन, ये सब क्या, कोयला पेट्रोलियम का संरक्षण पढ़ लेना है। जल संग्रहण पढ़ लेना है। और ये प्राकृतिक संसाधनों का संपोषण पढ़ लेना है। और इसमें देखिए जीवाश्म ईंधन पढ़ लेना है। ऊर्जा के विभिन्न रूप पढ़ लेना है। और आपको नवीकरणीय नाभिकीय
और अनवीकरणीय ऊर्जा पढ़ लेना है, पर्यावरणीय समस्याएं पढ़ लेना, बस इतना। और ये एक और छूट रहा है, जैव निम्नीकरणीय पढ़ लेना, ये अजैव निम्नीकरण, ये सभी क्या पढ़ लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके जितने भी थे, कहने का मतलब 5 आपके थे ना यूनिट, 5 यूनिट थे आपके, मैंने क्या कर दिया, कंप्लीट करा दिया है। क्या कर दिया है, कंप्लीट करा दिया है। इसलिए जितने भी 5 यूनिट थे मैंने कंप्लीट करा दिया है। तो आप जितने भी मैंने बताया है, फिक्स 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 स्टार दिया है, उसको आपको क्या करना है, रट देना है। अभी से अभी तुरंत लिखो, तुरंत लिखो और आपको रट लेना है, जिससे कि आप अपने एग्जाम में अच्छा ग्रो कर जाएं। अगर आप जितना मैं बताऊं उतना कर लेते हैं तो शायद आप एग्जाम में, साइंस की बात कर रहा हूँ, टॉप कर जाएं। क्योंकि मैं टॉप कर चुका हूँ गाइस। मैं एग्जाम में कक्षा 10 के एग्जाम में साइंस में 96 नंबर लाया था। कितने नंबर, 96 नंबर। आप विश्वास नहीं मानेंगे गाइस, किसी दिन मैं अपना रिजल्ट दिखाऊंगा गाइस। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।